2021-22 का जो संघ लोक सेवा आयोग का बैच था वो सिलेक्ट हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश से करीब 27 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। कोई आईएएस बना है, कोई आईपीएस और कोई आईआरएस में सिलेक्ट हुआ। लेकिन ये वो लोग हैं जो युवा पीढ़ी के लिए, जो वर्तमान में युवा है, वो अपनी मंजिल तय करना चाहते हैं। किसी को इसी मंजिल पर पहुंचना है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई आईपीएस बनना चाहता है। लेकिन ये सफ़र आखिर कैसा पूरा होता है, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है? तो चलिए मैं मिलवाता हूं। मेरे साथ तमाम ऐसे अफसर हैं जो आने वाले दिनों में आपके ज़िले में, आपकी जगह हो सकता है एक अफसर के साथ, अफसर के रूप में आपसे मुखातिब होंगे। तो मैं सबसे पहले मिलवाता हूं, आपका नाम बताइएगा। तन्मय काले। तन्मय काले, आप आईआरएस के लिए सिलेक्ट हुए? हाँ। जी, आपका? मयंक सिंह। आप क्या? आईएएस। अंजलि श्रोत्रिया, आईएएस। शिवम धाकड़, आईपीएस। चलिए सबसे पहले अंजलि से। अंजलि, ये जो सफ़र है आज निश्चित रूप से गौरव का विषय हम सबके लिए भी है और आप तो गौरव महसूस कर ही रही होंगे, लेकिन कब से ये तय हुआ और कैसे इस मंजिल तक पहुंच गई? ये एग्ज़ाम की तैयारी मैंने सोच लिया था कि अपने कॉलेज के बाद से मैं स्टार्ट करूंगी। तभी से ये दिमाग में ये सपना था कि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम करना है। कॉलेज के तुरंत बाद मैं ग्रेजुएशन के बाद से ही इसके लिए प्रिपेयर कर रही थी और मैं कहूँगी कि इसके लिए बहुत सारा हार्डवर्क और दृढ़ निश्चय तो चाहिए ही, साथ ही साथ फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहता है जो कि एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत मददगार साबित होता है। लेकिन फैमिली की जब बात करते हैं तो क्या आप क्या है, पापा, आपके पापा, मदर, फादर क्या करते हैं, वो थोड़ा बताइएगा। मेरे फादर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं और मेरी जो मदर हैं वो खुद पेशे से टीचर हैं। तो उन्होंने हमें बचपन से बहुत एम्बिशियस और बहुत मोटिवेशन दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और अच्छी शिक्षा हासिल करनी है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका या फिर इससे पहले भी कहीं? मेरी जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव रहे थे। मैंने 4 प्रयासों में ये फाइनली 4th अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ है। पिछले साल मैं साक्षात्कार तक पहुंची थी बट कुछ 5-6 अंकों से मेरा नहीं हो पाया था। तो फाइनली अब 4th अटेम्प्ट में मेरा हो गया है चुनाव। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो युवा देख रहे होंगे, आपके जैसे मेहनत कर रहे होंगे, वो भी यहाँ तक पहुँचना चाह रहे होंगे? इतना पास पहुंचकर वापस आना बहुत मुश्किल होता है और बहुत दुख भी होता है, बट इस एग्ज़ाम में हमें बहुत धैर्य और पेशेंस सिखा देती है और लड़ने का जज्बा तो आ ही जाता है, तो इसीलिए वापस खड़े होना पड़ता ही है। और मुझे लगता है साक्षात्कार में वो जो पैनल होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, वो हमारी पर्सनालिटी को ज़्यादा परखना चाहते हैं कि हम फील्ड पर कैसे काम कर सकते हैं, हमारी क्या सोच है और हमारे क्या मूल्य है, रादर देन हमें कितना नॉलेज है। तो इन सब वो चाहते हैं कि ऑलराउंड पर्सनालिटी को वो चुनाव लें क्योंकि इतने बड़े पद के लिए। कोई ऐसा क्वेश्चन है आपके सामने जिसने पल भर के लिए मुश्किल में डाल दिया हो? मुझसे मध्य प्रदेश से ही एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि क्योंकि शिप्रा नदी में पानी नहीं रहता है, वो सूख जाती है और कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है हर 12 वर्ष में, तो उसमें जो श्रद्धालु जो स्नान करते हैं वो काफ़ी, उसमें हमारा पानी जो है वो व्यर्थ जाता है और हमारे पास पानी की कमी रहती है। तो हम नर्मदा से पानी शिप्रा में डालते हैं और फिर श्रद्धालु उसमें नहाते हैं। तो ये कहाँ तक आपको उचित लगता है या सही लगता है? अब इसमें कश्मकश ये थी कि पानी तो बिल्कुल व्यर्थ नहीं होना चाहिए, बट साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं उनकी भी भावनाएं, हमें उनका भी ध्यान रखना है, उन्हें हम मना नहीं कर सकते। तो कोई बीच का रास्ता वो मुझसे चाह रहे थे कि मैं उन्हें बताऊं कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। इसमें मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ा था। सोल्यूशन बताया आपने? सोल्यूशन मैंने बीच का ही रास्ता बताया था कि कुछ जो एरियाज़ हैं, कुछ जो घाट हैं, वहीं पर ही हम बैचेस में श्रद्धालुओं को लाएं और पानी कतई वेस्ट ना करें क्योंकि जल ही जीवन है और अगर जल नहीं होगा तो कोई जीवन नहीं होगा। तो मैंने दोनों का एक बैलेंस्ड मध्यम मार्ग ढूंढने की कोशिश की थी। तो जल नहीं होगा तो कल भी नहीं होगा और जल नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मयंक मेरे साथ है। मयंक, आप के बारे में समझना चाहूँगा, फैमिली बैकग्राउंड भी समझना चाहूँगा, आपका बताइएगा। और कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मैं भोपाल से हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हैं और मम्मी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्टाफ नर्स है। ग्रेजुएशन के सीधे बाद मैं दिल्ली आ गया। पहले प्रयास में मैं मेंस नहीं क्लियर कर पाया। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। कैसे रही जर्नी यहाँ तक की, यदि मैं कहूँ जैसे दूसरा अटेम्प्ट आपका रहा, तो क्या जब स्कूल में पढ़ रहे थे तभी तय कर लिया था आपने कि मुझे? फाइनल ईयर तक मैं सोचता था पीएचडी करूँगा, फिर जब देखा कि
मैं इस तरीके से भी देश के कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो फिर मैं सिविल सर्विस की तैयारी में लग गया। पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में और भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि तब तक मुझे लगता था कि सिर्फ सक्सेस ही एक चीज़ होती है, फेलियर हो गई तो इट्स बाइनरी, वैसा नहीं था। तो अपनी हार से सीख कर जो भी कमियां थी वो पूरी करके अगले प्रयास में क्लियर कर पाया। कहते हैं कि हर असफलता के बाद सफलता आसान हो जाती है, लेकिन असफलता को ग्रहण करना, पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कैसे इसको आप पूरा कर पाए? जैसा आपने कहा, मुझे भी लगा था। इस परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है गीता का निष्काम कर्म का कॉन्सेप्ट, कि हमें अपने प्रयास पर ध्यान देना चाहिए। सफलता असफलता बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो अपना बेस्ट करें, बाकी सब भगवान पर छोड़ते हैं। आप कितना वक्त देते थे और कैसे समय को मैनेज करते थे? मैं 6-7 घंटे देता था, लेकिन जब मेंस एंड हो रहा था तब सारा दिन जितना भी जहाँ भी वक्त निकाल सकते थे दिन। आप IRS के लिए चयनित हुए हैं, कैसी आपकी जर्नी रही और क्या कुछ अलग? जैसे कई दफ़ा हम देखते हैं कि कुछ लोग कई घंटे अपनी तैयारियां करते हैं, कुछ लोगों का तैयारियां करने का तरीका कुछ अलग होता है, आपका क्या तरीका रहा? वैसे तो कॉमन तरीका ही था। मैंने एक जनरली ये चीज़ सुनी है कि अगर आपको UPSC निकालनी है या कोई सी बड़ी एग्ज़ाम निकालनी है तो आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होकर पढ़ना पड़ेगा, या फिर अपने दोस्तों से भी बातचीत बंद करनी पड़ेगी, कोई TV नहीं देखोगे, कोई मूवीज़ नहीं देखोगे, ऐसा। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ करी कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। मैं पूरे टाइम में बहुत ही मूवीज़ देखने में विश्वास रखता हूँ, मैं पूरे टाइम देखता था बाकायदा। लेकिन वही है कि आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसके प्रति सीरियस ज़रूर होना है और ख़ुद के साथ ऑनेस्ट रहना है और प्रिपरेशन के साथ कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा चीज़ में इन्वॉल्व भी हैं तो उसको इस हद तक लिमिटेड रखिए कि वो आपकी पढ़ाई को अफेक्ट ना करे, और बस अगर कंसिस्टेंट आप रहेंगे पूरा और एक टारगेट लेके चलेंगे, डेली टारगेट्स लीजिए, मंथली लीजिए, वीकली लीजिए, जैसा आपको जमता है, तो डेफिनेटली वो टारगेट अचीव होगा। क्या रहा फैमिली बैकग्राउंड, क्या रहा आपका? मेरे पिताजी जो हैं वो रेलवे में हैं, स्टेशन सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पर उज्जैन में है, और मेरी माताजी जो है होम मेकर हैं। मेरी सिस्टर जो है वो भी MPPSC क्लियर्ड हैं और छिंदवाड़ा में अभी असिस्टेंट मैनेजर DTIC में पोस्टेड हैं। सो हाँ, फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल है मेरा, मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और फैमिली का पूरा सपोर्ट था, खास करके सिस्टर का उनके साथ रह के मैंने तैयारी करी। 2 साल छिंदवाड़ा में रहा, दिल्ली से जब आया कोचिंग्स वगैरह करके। उसके बाद सोशल मीडिया, मोबाइल, फिल्म आजकल युवा बहुत देखते हैं। आपने कहा कि मैंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दूर नहीं किया, लेकिन कई बार ये बड़ी मुश्किल पैदा करते हैं, तो ये ऐसा आप कैसे कर पाए? इसका सिंपल एक तरीका है कि जैसे मैंने बताया कि टारगेट्स है, जो टारगेट में स्टडी के अपने लेके चलता है, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते, जब तक मुझे उन दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो आपके अगर टारगेट्स कंप्लीट होंगे तभी आप उन चीज़ों को पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज वो आपको हार्मफुल हो सकती है। बिल्कुल, तो मैं आप सब लोग से चर्चा मेरी जारी रहेगी, लेकिन अपना नाम बताइएगा फिर से। शिवम धाकड़। आप IPS के लिए सिलेक्ट हुए, अब क्या ये मान लिया जाए कि शिवम एक IPS अफसर बनने चाह रहे हैं? और फैमिली बैकग्राउंड के साथ मैं समझना चाहूँगा आपसे कि यही सोचा था कि IPS ही बनना है, IAS बनने का ख्वाब था थोड़ा सा छूट गया? नहीं, देखिए, सर्विस ऐसी है कि पब्लिक सर्विस में अगर अपन किसी भी सर्विस में जाते हैं तो अपना मूल उद्देश्य होना चाहिए पब्लिक सर्विस। जहाँ तक रही पोजीशन की बात, तो ये है कि अगर आपके पास अटेम्प्ट्स बचे हैं और अगर आपको करना है और आपके पास एम्बिशन है और उस चीज़ को करने का, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। मेरे साथ ये है कि मैं एक बार और ट्राई देना चाहता हूँ, एक बार और अटैम्प्ट करूँगा एग्ज़ाम को। अगर उसमें होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो मैं IPS से भी बहुत खुश हूँ। पारिवारिक बैकग्राउंड भी आपका समझना चाहूँगा मैं। या मेरे फादर रेलवेज़ में इंजीनियर हैं और मेरी मदर होम मेकर ही हैं, और मेरी 2 सिस्टर्स हैं, एक टीचर है और एक प्राइवेट जॉब करती हैं। क्या होना चाहिए जब हम UPSC की तरफ बढ़ रहे होते हैं, UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो तमाम युवा आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे होंगे, तो क्या यदि मैं समझूं उसको कि अपने तरीके से किस तरह के टिप्स आप देना चाहेंगे उनको और किस तरह से तैयारियां किया जाए? UPSC जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही डायनेमिक एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ही चेंज होते रहता है, उसमें सिलेबस भी अपडेट होता रहता है। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको यही एडवाइस दूंगा कि अपनी जो नॉलेज है उसको अपडेट करते रहें, उसको नई नई चीज़ों को पढ़ते रहें, और जो भी पढ़ रहे हैं उसको डेप्थ में पढ़ें। उसको ऐसे नहीं कि अपन ने ऊपर से पढ़ लिया और उसको सोचा कि अपन कुछ कर देंगे उसको, लेकिन उसको अगर अपन डेप्थ में पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे और उसको
रेगुलरली रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ही आसानी होगी। लेकिन आज का जो दौर है, पहले ये सब नहीं रहा करता था। अब आपके हाथ में एक मोबाइल है, सोशल मीडिया पे तमाम सारी वो चीज़ें जिनसे आप अपनी तैयारियां कर पाते हैं। ये कहीं सहयोग आगे देती है या फिर ऐसा माना जाए कि आगे जाकर नेगेटिविटी भी पैदा करती है? कई बार कहा जाता है कि आप मोबाइल में उलझ गए, थोड़ा दूर रहिए, अब जो चीज़ें बदल रही है, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मोबाइल और टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों ही चीज़ें एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन भी है, लेकिन एक तरीके से वो हेल्प भी करती है। आजकल रिसोर्सेज ऑनलाइन बहुत सारी हैं, इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया में लोग उसको बहुत टाइम वेस्ट कर सकते हैं, उसमें डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। सो मेरा तो यही एडवाइस है कि आप अपने तरीके से देखिए। अगर आप मैनेज कर सकते हैं अपनी स्टडीज़ को, आप जो सोशल मीडिया पे आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप जो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उसको स्टडीज़ के साथ मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो मैं बोलूँगा कि मिनिमाइज़ कर दीजिए अपने सोशल मीडिया का यूज़, जिससे आप पढ़ाई पे पहले ध्यान दें, फिर एक बार सफलता पाने के बाद आप ढेर सारा सोशल मीडिया यूज़ करिए। जो कोचिंग क्लासेस की बात करते हैं, तमाम सारी कोचिंग, आपने कुछ कोचिंग की है या? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी से ही प्रिपेयर किया है। सेल्फ स्टडी? जी हाँ। तो फिर लोग तो कहते हैं कि ये आपको जाना है, इस जगह सेलेक्ट होना है तो कोचिंग में जाना होगा। कैसे कर पाए ये सब इतनी तैयारियाँ? नहीं, जैसे कि आपने बोला अभी कि टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, मैंने ऑनलाइन आजकल रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं, टॉपर्स जो हैं उनके बहुत सारी गाइड हैं। तो आजकल अगर आप अपने खुद से पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, इंटरनली मोटिवेटेड हैं, तो डेफिनेटली आप खुद से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोचिंग लेना ज़रूरी हो, लेकिन अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि कोचिंग लेके फ़ायदा होगा, तो डेफिनेटली आप कोचिंग भी ले सकते हैं। मयंक, आपने कोई कोचिंग की है? हाँ, मैंने पहले साल कोचिंग किया, लेकिन दूसरे साल में मतलब असफलता लगने के बाद रियलाइज़ हुआ कि जो भी रिज़ल्ट आता है वो अपनी मेहनत से आता है। तो अगर बेसिक्स काफ़ी कमज़ोर है तो कोचिंग करनी चाहिए, नहीं तो सेल्फ प्रिपरेशन से एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। और आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज भी काफ़ी अवेलेबल हैं। आपका जब साक्षात्कार रहा होगा तो वो कैसा रहा? उसमें क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन सामने दिखाई दिए? और जब आपको, मैं नहीं कहूँगा कि नर्वस होना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं जब कुछ ऐसा विचार आया होगा? मुझसे पहला सवाल ये पूछा गया कि हमें अपने आदिवासी लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं। और मैं हमेशा सोचता था कि मैं बीच का जवाब दूंगा कि थोड़ा कर, लेकिन इंटरव्यू में मैंने अचानक से जवाब निकल गया कि हमें करना चाहिए। और उन्होंने बोला कि फिर ऐसे उनके कल्चर का क्या होगा, तो वहाँ थोड़ा नर्वस हो गया था, फिर उसको मैनेज कर। साक्षात्कार की तैयारियां कैसे करें और जो आपके जो विषय रहे, क्या विषय रहे इसमें? मेरा विषय पॉलिटिकल साइंस था। साक्षात्कार की कोई अलग से तैयारी नहीं करनी होती है, और साक्षात्कार में बस बातचीत ही होती है, उतना कुछ बड़ा नहीं होता है। तैयारी के लिए अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं वो एक्सट्रीम नहीं होने चाहिए, मॉडरेट व्यू पॉइंट्स रखें, इंक्लूसिव व्यू पॉइंट्स रखें। बाकी ऐसा कुछ अलग से तैयारी मैंने नहीं करी थी। विषय का जो चयन होता है यूपीएससी में वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपके क्या विषय रहे और विषयों के चयन को लेकर क्या पहले से आपने तय कर रखा था या जो पहले आपके ग्रेजुएशन में रहे होंगे वही विषय आपने चुने? नहीं, एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट जो था सोशियोलॉजी था। ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट अलग था, चूँकि वो फर्स्ट थिंग तो ये थी कि अवेलेबल नहीं था इसमें ऑप्शनल के लिए। तो मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स उठाकर देखे। पहले ट्रेंड देखा कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोरिंग ज़्यादा होती है, फिर देखा कि कौन सा सब्जेक्ट है इसमें मेरा इंटरेस्ट बन सकता है, और उन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही मैंने सोशियोलॉजी को अपना सब्जेक्ट चुना था। कैसे विषय जो लोग देख रहे होंगे वो किस तरह अपने विषयों का चयन करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अगर आपका कोई विषय स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आते हैं, और वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट चॉइस उसको रखिए, उसका सिलेबस वगैरह चेक कीजिए कैसा है। अगर आपको जमता है तो सबसे पहला विषय आपको वही चुनना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपको वो विषय नहीं जमता है तो फिर आप देखिए कि कौन सा विषय ट्रेंड में है, मतलब स्कोरिंग जिसमें ज़्यादा हो रही है। उन 2-4 विषयों को पढ़ के देखिए। थोड़ा आप अगर 1-2 दिन पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस में मेरा इंटरेस्ट है। थर्डली, एक जो मेरे साथ हुआ था कि मैं सोशल वर्क के साथ जुड़ा रहा कॉलेज टाइम से, तो अंदर से एक था कि समाज को गहराई से जानना है, इसलिए भी मैंने सोशोलॉजी विषय चुना है। तो ये चीज़ दूसरे विषयों में भी एप्लीकेबल हो सकती है। अगर कुछ ऐसा आपकी जुड़ाव है किसी सब्जेक्ट के साथ, तो उस विषय के लिए भी आप डेफिनेटली जा सकते हैं, हेल्प करेगा। अब आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, रेवेन्यू सर्विस आपके पास होगा, IRS आपके पास होगा, तो मन में क्या चल रहा है? किस तरह सेवा दे पाएंगे? कुछ है, कुछ मन में विचार कर रखा है कि मुझे एक ऐसा अधिकारी, जैसा मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि काम ऐसा करिए जो दुनिया देखकर कुछ कहे, तो किस तरह की तैयारियां रहेंगी?
डेफिनेटली एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करेंगे सिस्टम में, सिस्टम के साथ चलेंगे, सिस्टम में चेंज भी लाएंगे और जो भी संविधान हमको परमिट करता है उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। आपके लिए क्या है मन में, जब एक आईएएस अफसर आप बन रहे होंगे, अभी तो खैर थोड़ी दूरी है, ट्रेनिंग होगी आपकी, उसके बाद फुल प्लेस आप बनकर आएंगे, फिर प्रोविजनल पीरियड भी चलेगा, लेकिन एक कैसा अफसर के रूप में मयंक दिखाई देंगे? सर, अफसर के रूप में मेरा गोल यही रहेगा कि समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास कर सकूं और छोटा भी सही मतलब बदलाव ला सकूं, और पर्सनल गोल ये रहेगा कि अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव ला सकता हूं तो वह प्रयास रहेगा मेरा। कैसे लाएंगे बदलाव? बात कही जाती, कहते हैं कि जैसे ही आप नौकरी की तरफ पहुंचते हैं, सर्विस की तरफ पहुंचते हैं, तो फिर चीज़ें बदल जाती है, फिर वहां जाकर जैसे कलेक्टर, जैसे अभी सीएम ने कहा कि एलओ में तो साहब बन गया, तो ये सब चीज़ें हाँ भी होती है, लेकिन उसको कैसे अपने तक सीमित रख पाएंगे? उसके लिए हमें अपने अंदर ये याद रखना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे हम जनता के सेवक हैं, जो भी हम कर रहे हैं ये जनता के लिए कर रहे हैं, और ये रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन जनता की वजह से है, तो अपना प्रयास करें कि उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। अंजलि, अंजलि आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, अंजलि आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरह आप कह रही हैं तैयारियों के साथ, अब एक आईएएस अफसर आप बनने जा रही है, लेकिन क्या गोल रहेगा आईएएस अफसर बनने के बाद? एक वो गोल होता है जब आपको यहाँ तक पहुँचना होता है, अब क्या चल रहा है मन में, क्योंकि ऐसे परिवार से आप आ रही हैं और एक बड़े पोजीशन में जा रही हैं? सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक सपना था कि सिर्फ एग्ज़ाम हो जाए और आईएएस मिल जाए। मुझे लगता है कि बस पहली सीढ़ी है, अभी तो मंजिल बहुत दूर है, तो हर फील्ड में मैं काम करना चाहूँगी, हर फील्ड से कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहूँगी। शिक्षा और महिला साक्षरता और सशक्तिकरण में मेरा बहुत मन है कि मैं इसके लिए बहुत अच्छे से काम करूँ। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, मैं उनके लिए भी बहुत काम करना चाहती हूँ। गरीब वर्ग से आए हुए लोगों की भी मैं सेवा करना चाहती हूँ। तो जो हमारा सर्विस का मोटो है, सेवा परमो धर्म, उसी को मैं अबाइड करते हुए अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना चाहती हूँ। आपके क्या सब्जेक्ट रहे? सर, मेरा ऑप्शनल जो था वो ज्योग्राफी, भूगोल रहा था, और बाकी हमने सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं जनरल स्टडीज़ में, मैंने वो सब पढ़े थे। लेकिन जो नए अभ्यर्थी होंगे जो अपेयर होना चाहेंगे, वो कैसे अपने विषय का चयन करें? मैं कहूँगी कि सबसे पहले तो आप अपना रुचि देखिए, इंटरेस्ट देखिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, और सेकंड आप ये देखिए कि क्या वो सब्जेक्ट आप पहले पढ़ चुके हैं। आपका अगर वो कंफर्टेबल एरिया है तो उसे प्लीज़ चुनिए। ये मत देखिए कि क्या यूपीएससी उसमें नंबर दे रहा है या नहीं दे रहा है, बिकॉज अगर आप उसे अच्छे से समझ पा रहे हैं और आंसर्स लिख पा रहे हैं तो यूपीएससी सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज और इक्वल मार्क्स देता है। तो आपकी रुचि और अगर आपका उसमें बैकग्राउंड है तो आप वो सब्जेक्ट बिल्कुल चुन सकते हैं। कितना घंटा देना पड़ा जब आप पढ़ाई करती होंगे, तो कुल कितना समय आपने अपनी पढ़ाई के प्रति दिया, और उसमें क्या कुछ चयन किया था कि इतना समय इसके लिए, किस तरह की तैयारियां रहा करती? मैं कहूँगी कि मेरे लिए तो बिल्कुल मैं क्योंकि घर पर ही थी 4 वर्षों से, तो मेरे लिए सिर्फ यूपीएससी ही था पढ़ने के लिए। तो मैं तो जब खा नहीं रही थी या सो नहीं रही थी तब मैं सिर्फ पढ़ाई ही करती थी, मैंने बाकी सारी एक्टिविटीज़ स्टॉप कर दी थी। तो नॉर्मल दिनों पर आप 8-9 घंटे पढ़ सकते हैं, और जब एग्ज़ाम करीब आए तब आप इसको बढ़ाकर 11-12 घंटे कर लीजिए 3-4 महीनों के लिए। इसमें आपका एग्ज़ाम आराम से क्लियर हो जाएगा। आज का जो समय है, मोबाइल आपके हाथ में है, और कहते हैं कि ये कई जगह आपको लाभ भी पहुंचाता है और कई जगह नुकसान भी पहुंचाता है, तो आपने किस तरह की तैयारियां की? क्या ये माना जाए जो नए गैजेट्स हैं उनका आपने इस्तेमाल किया या कुछ और? मुझे लगता है कि आप मोबाइल, कंप्यूटर, इन सब का इस्तेमाल कीजिए, बट सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से कीजिए। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स हैं आजकल, उनसे हमें बहुत मदद मिलती है यूपीएससी के लिए। मैंने खुद ने बहुत सारी न्यूज़, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, खुद यूपीएससी की परीक्षा में साक्षात्कार के टाइम मैंने बहुत यूज़ किया इंटरनेट का। आजकल पेपर भी इंटरनेट पर आता है, लोग उसे समझा भी रहे हैं। तो हर वो चीज़ जो आपको एग्ज़ाम की तरफ और क्लोज ले जाए, आप उसका उपयोग कीजिए, फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। कई बार जब हम बहुत लगातार पढ़ रहे होते हैं तो कई मन में भी आता होगा कि अब बोरियत हो गई थोड़ा सा, तो फिर उस बीच में क्या किया करती थी, क्या पसंद करती हैं आप? मुझे वैसे तो टेनिस देखना बहुत पसंद है और बैडमिंटन खेलना, और किताबें पढ़ने का मैं शौक़ रखती हूँ। तो जब भी मैं बोर हो जाती थी तो अपनी हॉबी के तौर पर मैं कुछ किताबें पढ़ लेती थी यूपीएससी से अलग हटकर, और या तो फिर मैं अपना कुछ खेल लेती थी। उन युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी जो युवा अभी तैयारी कर रहे हैं, और लेकिन उनको कुछ टिप्स आपकी तरफ से?
मैं यही कहना चाहूँगी कि यूपीएससी जो है वो नॉलेज से ज़्यादा आपके पेशेंस का टेस्ट है, आपके धैर्य का टेस्ट है। आप जितना पेशेंटली इस एग्ज़ाम में धीरे धीरे कर आगे बढ़ेंगे, सफलता उतनी ही आपके पास आती जाएगी। तो अपना हार मत मानिए और इस एग्ज़ाम में लगे रहिए। आपका किसी ना किसी प्रयास में ज़रूर चुनाव होगा इस एग्ज़ाम में। कहते हैं कि जब किसी मंजिल को पाना है तो अपना लक्ष्य बड़ा तय करना होता है, और अंजलि ने भी यही किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जितने ज़्यादा अभ्यर्थी, यानी कोई भी जो परीक्षा देने वाला छात्र है, अभ्यर्थी है, तो वो जितनी अपनी तैयारियां करता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवार का भी होता है। कई बार सफलता मिलती है, कई बार असफलता मिलती है, लेकिन ये वही दौर होता है जब परिवार के लोगों को भी संभालना भी होता है और संजोना भी होता है। आपसे जब बात की तो मुझे यही समझ आया। लेकिन आप भी जिस रास्ते पर चल पड़े, जिस मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो तमाम अभ्यर्थियों से हम बात कर रहे थे। आपने भी सुना होगा, समझा होगा, रास्ता बहुत आसान नहीं होता, लेकिन मंजिल पाना है तो कठोर परिश्रम करना होगा। क्योंकि परिश्रम यदि कठोर है और उस लाइन के लिए आप तय कर बैठे हैं, आपने अपना गोल बना लिया कि मुझे वहाँ पहुँचना है, तो फिर कोई भी आपको नहीं रोक सकता। बस ज़रूरत है थोड़ा सा धैर्य रखने की। यहाँ मुझे और मेरे सहयोगी आशीष और भारत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।